हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश और बेसिकली मैं एक सीए एस्पिरेंट हूँ। सीए जर्नी चल रही है मेरी। ठीक है। अब तक मैंने इस चैनल पे हमारी 7 टोटल वीडियोस डाल रखी हैं, जिसमें से 6 शॉर्ट्स और 1 एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने बनाया है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का। ठीक है, एडवांस्ड अकाउंटिंग का। आज हम उसी के पार्ट 2 के लिए बात करने वाले हैं, मतलब चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हम चैप्टर 2 पे जाने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हम कैसे प्रिपेयर या प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो हमें फ्रेमवर्क में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 है, सिंपल सा है, टोटल 38 पेजेस हैं। देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, क्या सिखाते हैं। लेट्स से ठीक है, मैं भी न्यू हूँ, आप भी न्यू हैं, तो कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। ठीक है, जो जो मुझे पता चलने वाली है वो आपको बताता चलूँगा। हो सकता है मुझसे कुछ मिस आउट भी हो जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मैं भी नया हूँ इस स्टडी फील्ड में, तो उस बेसिस पे। ठीक है, बट जो जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियोज़ के माध्यम से। ठीक है, अगर कुछ रहता है, आपको लगता है कि वो नेसेसरी होना चाहिए था इस वीडियो के अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ रह रहा हो ऐसा कुछ भी, तो मैं उसको अच्छे से रिकवर कर सकूँ। ठीक है, लेट्स सी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ताकि आपके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगा। तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कैसे हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं मीनिंग और सिग्निफिकेंस को, फ्रेमवर्क को, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, क्या कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, एंड कौन कौन सी क्वालिटेटिव या करेक्टर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो यहाँ पर हम समझेंगे। और कैसे हम रिकॉग्नाइज या मेजरमेंट कर सकते हैं उनकी एलिमेंट्स को, किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यहाँ पर। और समझेंगे कॉन्सेप्ट को, किस चीज़ के, कैपिटल मेंटेनेंस और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट को। तो मतलब 3 से 4 चीज़ें यहाँ पे कवर होने वाली हैं, सिंपल सी हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ओवरव्यू आपको बताया जाएगा कि ये जो फ्रेमवर्क है वो एक सेट कॉन्सेप्ट करता है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स की चीज़ें, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा फ्रेमवर्क यूज़ किया गया है, जिसकी प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जुलाई 2000 के आसपास बता रहे हैं। ठीक है, तो जो फ्रेमवर्क जो है कंपनी का, वो रूल्स 2021 पे बेस्ड है। ठीक है, जिसको अमेंड किया गया था 2006 वाले को, उसको उस बेस पे। ठीक है, जिसको अमेंड करते हैं टाइम टू टाइम, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन्हें इशू किए हैं बाय द आईसीएआई द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे, सीधे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एनी अदर अकाउंटिंग गाइडलाइंस नीड अ फाउंडेशन अंडरलाइंग प्रिंसिपल। मतलब जो भी डेवलपमेंट होते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, या जो भी अकाउंटिंग गाइडलाइंस होती है जिनको हमें नीड होती है एज अ फाउंडेशन लेवल प्रिंसिपल एसेस, वो उनका बता रहे हैं पे। ठीक है, तो उनको कौन इशू करता है, आईसीआई इशूड अ फ्रेमवर्क इन जुलाई 2000। मतलब आईसीआई ने वो फ्रेमवर्क इशू किया था कब, जुलाई 2000 में। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा हो सकता है आपका एमसीक्यू में आ सकता है बाई चांस वाला, वैसे मुझे लगता नहीं आएगा, फिर भी आप याद रखना कि आईसीआई ने जो एक फ्रेमवर्क इशू किया था वो जुलाई 2000 में इशू किया था। डेट यहाँ पर मेंशन की नहीं गई है, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, जिसमें प्रोवाइड किया गया उन सभी फंडामेंटल को, बेसिस को, अन्य डेवलपमेंट जिसमें न्यू स्टैंडर्ड्स या फिर उनके साथ के जो भी रिव्यू है एक्सटेंड लेवल पे, स्टैंडर्ड पे, वो दिखाए गए हैं। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल एरियाज हैं जो कवर्ड होते हैं फ्रेमवर्क के अंदर, वो कुछ कौन कौन से एरियाज हैं वो दिखाते हैं यहाँ पे। पहला आता है कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो कैसे हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वहाँ से, कैसे हम क्वालिटी करेक्टर्स जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो यहाँ पे देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, एंड कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एलिमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, वो कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट होते हैं फाइनेंशियल एलिमेंट्स के, वो और कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस, जो हमने ऊपर बात था वही सेम चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली है। टोटल आपकी 8 टॉपिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, 8। अब देखते हैं पर्पस ऑफ फॉर द फ्रेमवर्क, मतलब क्या रीजन था, वाई इट कैन कम और नॉट, ओके, ये सब चीज़ें। तो द फ्रेमवर्क सेट द कॉन्सेप्ट अंडरलाइन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय एंटरप्राइजेस फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। ये क्या है, जो फ्रेमवर्क है आपका, जिसका जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन जो किया था, उसका जनरल पर्पस किसके रिलेटेड है, वो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी प्रिपेयर किया जाता है एक एक्सटर्नल यूजर्स के थ्रू बाय द एंटरप्राइजेस अपने तैयार कराता है इन सभी चीज़ों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, किसके द्वारा, एक्सटर्नल यूजर्स के द्वारा। द मेन पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क इज टू असेस, जो मेन रीजन है वो नीचे बताए गए हैं, जिसमें टोटल देखो के 6 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहला आता है कि enterprises is preparation of their financial statement in compliance with the accounting standards and in dealing with the topics not yet covered any accounting standard। पहले एंटरप्राइज जो है कवर करता है, अपनी प्रिपरेशन करता है उन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर द कंप्लाइंसेस के अंदर, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनके हिसाब से, और डीलिंग करता है अपने टॉपिक के हिसाब से जो कि कवर नहीं हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, उनको भी। ठीक है,
एएसबी मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उनके जो टास्क होते हैं डेवलपमेंट के या रिव्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो एएसबी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो प्रमोटिंग करता है आपके हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, प्रोसीजर्स को, जो क्रिएट करते हैं किसके लिए, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो कि प्रोवाइड करवाता है हमें क्या, बेसिक रिड्यूशन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब जो बहुत सारे नंबर्स या एंट्री नंबर मिल सकते थे हमें, उनको कम करता है यहाँ पे। ठीक है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसका कहना ये है। आपका जो फोर्थ पॉइंट वो कहता है कि ऑडिटर जो होता है इज एज फॉर्मिंग एन ओपिनियन टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंफर्म टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो ऑडिटर है वो कंफर्म करता है कि भाई, उसको ओपिनियन रहता है कि हाँ भैया, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुए हैं वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार हुए हैं, मोहर लग जाती है। ठीक है, यूजर्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो यूजर्स होता है उनके इंटरप्रिटेशन करना आसान होता है, किसके हिसाब से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से। दोज हु आर इंटरेस्टेड, ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड है कहाँ पे, एज द वर्क ऑफ द एएसबी विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अप्रोच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसे जो कोई इंटरेस्टेड है एज पर द वर्क किसके साथ, एएसबी के साथ, उनके लिए एक खास मोटिव या अप्रोच होती है ये, एक तरह से, जिसके लिए, जिसमें हम यूज़ करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, अब बात आती है स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क। ठीक है, जो फ्रेमवर्क एंड अप्लाइज जनरल पर्पस, जो हम फ्रेमवर्क अप्लाई करते हैं जनरल पर्पस से, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम रेफर करते हैं उन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यूजली जो प्रिपेयर किए जाते हैं एनुअली फॉर एक्सटर्नल यूजर्स द्वारा। ठीक है, बाय ऑल कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस इंटरप्राइज, मतलब जो भी हो, चाहे कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या बिजनेस एंटरप्राइज हो, डिपेंड करता है उन सभी पे। ठीक है, और ये कहाँ पे होते हैं, वेदर पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, इनका स्पेशल पर्पस जो होता है वो होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लाइक एग्जांपल कंप्यूटेशन प्रिपेयर्स ऑफ टैक्स पर्पस आउटसाइड द स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क, मतलब टैक्स का पता लगाना, डेबिट्स की चीज़ों को पता लगाना, रेशियो पता लगाना, वो सब इनका रहता है यहाँ पे। ठीक है, नेवरदलेस द जो फ्रेमवर्क होता है वो अप्लाइड होता है उन सभी प्रेजेंटेशन पे, उन सभी रिपोर्टर्स पे, उन सॉरी रिपोर्ट्स पे, जो कि एक्सटेंड करते हैं इन कंसेप्ट में विद देयर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। Nothing, nothing in the framework overrides any specific accounting standard, मतलब ऐसा कोई फ्रेमवर्क या ओवरराइड स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिटवीन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द फ्रेमवर्क। ये रिक्वायरमेंट होती है उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो कि प्रिवेल ओवर दोज ऑफ द फ्रेमवर्क। ये रिक्वायरमेंट करती है उन सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो भी प्रिवेल करती हैं अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से। जो भी कंपोनेंट्स हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, एक कंप्लीट सेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है नॉर्मली वो कंसिस्ट करता है आपको बैलेंस शीट के हिसाब से। जो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो डिपेंड करता है उनके नोट्स के हिसाब से। ठीक है, हम जो भी तैयार करते हैं, एक कंप्लीट सेट जो तैयार करते हैं, उसके अंदर आपकी बैलेंस शीट, पहले नंबर बता रहा है आपका ये बैलेंस शीट, देन सेकंड बताता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पी&एल जिसे हम कहते हैं, उसका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन अदर नोट्स लाइक दैट डीएफए चार्ट। ठीक है, डीएफए डीएफटी चार्ट होता है आपका, वो कैश लेजर वगैरह भी कभी कभी आला आता है, एंड कंपनी के उसमें होता है डेफिशिएशन चार्ट आता है एज पर द कंपनी एक्ट, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, कुछ मैंने आपको बता दिया है, एंड डिपेंड करता है और वो क्या क्या चीज़ें मांग रहा है एज पर द अदर नोट्स में। All components of the financial statement are integrated because they reflect different aspects in the same transaction on the other events। हाँ सही बात है भैया, देखो कैश, अगर हमने कैश में सेल कर रहे हैं तो सेल का वर्जन जो है पी&एल में इफेक्ट पड़ेगा, बट कैश का इफेक्ट पड़ेगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में। तो ये कह रहा है कि और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, उनके सभी कंपोनेंट एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम होता है इसलिए। ऑल्दो ईच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारा एक एक स्टेटमेंट जो होता है हमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि डिफरेंट बनाता है एक दूसरे से अलग करके। ठीक है, नॉन इज आइसोलेशन इज लाइकली टू सर्व एनी सिंगल पर्पस और नॉट एनी वन प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन नीड बाय यूजर, मतलब ना केवल एक सिंगल पर्पस के लिए, इसके अलावा भी वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है एज पर द बाय द यूजर ऑफ हेल्प, जिससे हम काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं। ठीक है, जो मेजर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो होता है कंटेंट और डिफरेंट कंपोनेंट्स के हिसाब से, जो हम फाइनेंस स्टेटमेंट का मेजर करके निकालते हैं। ठीक है, अब जो बैलेंस शीट है उनका पोर्ट्रेज क्या रहता है, वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, थोड़ा बहुत जानकारी दी है। बैलेंस शीट जो है वो पोर्ट्रेज है वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, जिसे हम वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स मानते हैं, जो कि कंट्रोल करती है आपकी पूरे एंटरप्राइजेस को। ये प्रोवाइड करवाती है आपको उन सभी इन्फॉर्मेशन लाइक दैट लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, मतलब एक एंटरप्राइज की क्या सॉल्वेंसी है, क्या पोजीशन है मार्केट में, वो सब चीज़ें डिपेंड होता है एज पर द बैलेंस शीट, विच इज यूजफुल इन प्रोडक्टिंग द लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। ये सब डिपेंड करता है कहाँ पे, उनकी प्रोडक्टिंग पे, जो एंटरप्राइजेस करती है एबिलिटी उसमें, और जो फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है जो फॉल करते हैं इसमें वो। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम कहते हैं पी&एल,
जिसके अंदर प्रेजेंट रिजल्ट जो होता है वो दिखाता है कि ऑपरेशन जो भी ऑपरेशंस हुए हैं एक इंटरप्राइजेस के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है एक इंटरप्राइजेस में, लाइक प्रॉफिट रहा है, लॉस रहा है, किसमें क्या रहा है, किसमें क्या ज़्यादा रहा है, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये शो करता है कि एक इंटरप्राइजेस ने कितना कैश जनरेट किया है एंड उसका क्या ही क्या रहता है कैश फ्लो में, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग पीरियड है वो हेल्प करता है उसको इवेल्युएट करने में। इन्वेस्टिंग, और इनके भी दो मतलब तीन पैनल होते हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशिंग एंड ऑपरेटिंग। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन होते हैं आपके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड आपका ओके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये तीनों रहती हैं, ये तीनों के हिसाब से यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होता है कि कितना इन्वेस्टिंग में किया, कितना फाइनेंसिंग में किया या कितना ऑपरेटिंग में किया। नोट्स ऑफ अदर स्टेटमेंट, ये आपको बताता है जैसे प्री सप्लीमेंट्री नोट्स होते हैं जिनका एक्सप्लेन किया होता है कि डिफरेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो सब चीज़ें यहाँ मेंशन होते हैं, ठीक है। जैसे अर्निंग पर शेयर वगैरह, रेट पार्टी डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेगमेंट रिवॉर्ड्स, वो सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, क्या क्या यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है वो आपको बताता हूँ यहाँ पे। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो प्रोवाइड किए थे इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए, तो वही परमिशन चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। इसमें आता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, लेंडर्स, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट एंड पब्लिक। कौन कौन से यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपको यहाँ पे दिखा दिए। टोटल आपके 7 नेम्स है, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, ठीक है, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज, लैंडर, ठीक है, आपके सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स, डेबिटर्स जो भी है वो, कस्टमर्स और गवर्नमेंट इन पब्लिक। साथ ही साथ जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो काफ़ी वाइड रेंज देता है ताकि आप अपने इकोनॉमिक डिसीजन अच्छे से ले सकें। All users of financial statements expect that the statement to provide useful information needed to be make economic decision। वही सिंपल बात भैया, ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उससे आपको एक हेल्प मिलती है कि अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें। मतलब मार्केट में कितना पैसा फंसाना है, कितना हमारा पैसा डूबा हुआ है तो उसे कैसे निकाल सकते हैं, व्हाट इज द टेक एंड ऑल दिस थिंग्स, वो सब चीज़ें जो फाइनेंशियल अचीवमेंट है प्रोवाइड किया था इन्फॉर्मेशन एंड द कॉमन नीड्स के हिसाब से, जो डिपेंड करता है यूजर्स पे। हालांकि जो भी दे कैन नॉट एंड डू नॉट इंटेंडेड टू प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन दैट मे बी नीडेड, दे डू नॉट प्रोवाइड नॉन फाइनेंशियल डाटा इवन इफ दे मे बी रिलेवेंट फॉर मेकिंग डिसीजन। ठीक है, हालांकि वो सब चीज़ें भी नहीं मिल सकती हैं हमें जो कि जो डाटा हमें इन्फॉर्मेशन नीडेड हो, कभी कभी ऐसा होता है वो चीज़ नहीं मिल पाती है हमें, ठीक है। दे डू नॉट प्रोवाइड नॉन फाइनेंशियल डाटा, ये हमें नॉन फाइनेंशियल डाटा हमें प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं फॉर द मेकिंग रिलेवेंट डिसीजन के बेसिस पर, ठीक है। इन्वेस्टर्स अपोर्ट होता था, वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। इन्वेस्टर किस लिए रहते हैं, एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होता है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, सिंगल सिंगल रीडिंग में लेते हैं। इन्वेस्टर, द प्रोवाइडर्स ऑफ रिस्क कैपिटल आर कंसर्न विद द रिस्क ऑफ in return of provided by their investment. They are also interested in information which enables them to SEC access the ability of the enterprises to pay dividend। मतलब वही अपने हर कोई अपने प्रॉफिट की बेसिस पे देखेगा वही सब चीज़। एम्प्लॉयज एंड देयर रिप्रेजेंट ग्रुप्स आर इंटरेस्टेड इन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयज। They are also interested in information which enables to them to access the ability of the enterprises to provide remuneration, retirement benefits, and employment opportunities। मतलब अपनी रिटायरमेंट, रिम्यूनरेशन, ग्रेचुटी, एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी वो सब देख के रखता है। एक बड़ी कंपनी अच्छा खासा नाम दे दिए, ठीक है। लेंडर जो होते हैं वो लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन इन्फॉर्मेशन व्हिच इनेबल देम टू डिटरमाइन व्हेदर देयर लोन एंड इंटरेस्ट अटैचिंग टू देम विल बी पेड विन ड्यू। मतलब उनका पेमेंट अच्छा खासा चलने वाला लेंडर्स का, जितना दिया उतना निकाल ही लेंगे कैसे ना कैसे करके, वो सब चीज़ें। सप्लायर्स एंड अदर ट्रेड रिसीवर क्रेडिटर्स, सप्लायर्स या अदर क्रेडिटर्स जो होते हैं जो इंटरेस्ट होते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन पे कि भैया वो हमसे माल लेंगे, ठीक है, जो भी होंगे और ड्यू से पहले हमारा पे कर देंगे या ऑन टाइम पे कर देंगे, ये शॉर्ट टाइम लेंडर जो होता है तो वो सबसे यहाँ पे लेंगे एज पर द मेजर कस्टमर्स भी होते हैं इस पर। कस्टमर्स वही कस्टमर को इंटरेस्ट वही एक बड़ी कंपनी से हम काम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, वो डिपेंडेंट रहती है उन पर, और द जो एंटरप्राइजेस जो गुड्स वगैरह सर्विस है वो मिलती रहती है उन्हें। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, गवर्नमेंट को क्या भाई टैक्स से पैसा, टैक्स आएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, टैक्स वगैरह तो देखो बनता है तो वो देना पड़ता है। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज आर इंटरेस्टेड इन द लोकेशन रिसोर्सेज देयर एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइजेस। मतलब गवर्नमेंट जो है या उनकी जो एजेंसीज होती हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं किसमें, उनके रिसोर्सेज में, उनकी एक्टिविटीज़ में, किस चीज़ की, एंटरप्राइजेस की। दे ऑल्सो रिक्वायर इन्फॉर्मेशन ऑर्डर टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज। मतलब ये देखते हैं कि ये कहाँ, हाँ भाई
वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब सही रूल एंड रेगुलेशन के साथ काम करने नहीं कर रही वो इंटरप्राइजेज, वो सिर्फ एक्टिविटी चेंज होती है। उनको डिटरमाइन किया था उनकी टैक्सेशन पॉलिसी के हिसाब से, और उनको सर्व किया था उनकी बेसिक डिटरमाइन नेशनल इनकम एंड सिमिलर स्टडीज के हिसाब से। वही भैया, पैसा बड़ा रुपया कोई वाला। पब्लिक वही अपना अपना वो देखती है, पब्लिक देखती है कि भैया इफेक्टिव मेंबर ऑफ पब्लिक इन वे। फॉर एग्जांपल, एक एंटरप्राइजेस है मेक अ सम कंट्रीब्यूशन टू द लोकल इकोनॉमिक इन मैनी वेज, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ पीपल दे एम्प्लॉय, देयर patronage of local supplier. Financial statement may assist the public by the providing information about the trends and recent development in the prosperity of the enterprises and the range of the activities। मतलब क्या क्या डेवलपमेंट कर हो रहे हैं एक कंपनीज के अंदर, वो कैसे एक पब्लिक के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे दी गई है। इसमें जैसे एम्प्लॉय वगैरह ऐसे कुछ नाम भी लिए गए हैं, ठीक है। लास्ट आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जीक्यूशन। एज पर द फ्रेमवर्क देयर आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जीक्यूशन, गोइंग कंसर्न, एक्रुअल एंड कंसिस्टेंसी। भाई देखो, तीन फंडामेंटल हैं आपके, आपको आंख बंद करके रखने हैं, मैं भी इनको आंख बंद करके याद करता हूँ, ठीक है। जो भी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है हमारे, वो है गोइंग कंसर्न, एक्रुअल, कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न, एक्रुअल, कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न, एक्रुअल, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तीन पूरे हो गए हैं फंडामेंटल एजुकेशन अकाउंटिंग, ठीक है। गोइंग कंसर्न, एक्रुअल एंड consistency. These are assumptions the users of financial statement believe that the same has been considered while preparing the financial statement. That is why, as long as financial statements are prepared in accordance with these assumptions, no separate disclosure in financial statement would be necessary. If nothing has been written about the fundamental accounting assumption in the financial statement, then it is assumed that they have already been followed in their preparation of financial statements. However, if any one of the above mentioned fundamental accounting assumption is not followed, then this fact should be specifically disclosed। मतलब ये क्या है, जो भी एग्जाम्पशन है वो बताया गया कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बिलीव करते हैं, कैसे कैसे वो कंसिडर करते हैं उनसे एक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। और कैसे वो लॉन्ग वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में काम आते हैं, कैसे कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेसेसरी भी होते हैं, लाभदायक हैं, ज़रूरी भी हैं, वो डिस्क्लोजर हो, ठीक है। सेपरेट सेपरेट वे में वो बता रहा है। अगर कोई इफ़ नथिंग हैज़ बीन रिटन अबाउट एनी फंडामेंटल, मतलब ये कह रहा है अगर कोई ऐसी कुछ है जो रिटन हो चुकी है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के हिसाब से, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो उससे एज्यूम किया था, ऑलरेडी फॉलोड किया था उसके एज पर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से। हालांकि जो भी मेंशन होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में इज नॉट फॉलोड इस फैक्ट ऑफ स्पेशलिस्ट को, मतलब फैक्ट भी मायने रखते हैं, ठीक है। तो पहला था गोइंग कंसर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर किए जाते हैं एजम्पशन के हिसाब से, ठीक है, मतलब गोइंग कंसर्न के हिसाब से, जो कि अपने ताकि इंटरप्राइज जो अपनी कंटिन्यू कर सके उन सभी ऑपरेशंस को जो कि फ्यूचर के हिसाब से वो सोच रही है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर किए जाते हैं ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस, जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है अमंग अंदर द थिंग्स, और जो भी नीड और सफिशिएंट रिटेंशन होती है प्रॉफिट टू रिप्लेस एसेट्स कंज्यूम इन ऑपरेशन, उनके हिसाब से यहाँ पे लिया जाता है। जो भी सेटलमेंट किया जाता है उनकी लायबिलिटीज के हिसाब से वो, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है डिफरेंट बेसिस के हिसाब से, व्हेन एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज जो भी होती हैं, जो कि एक नेट रिलाइजेबल वैल्यूज को लेके चलनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एज द डिपेंड करता है बेसिस ऑफ यूज ऑफ शुड बी डिस्क्लोज्ड। एग्जांपल हम बता, जिसमें भैया देखो कैपिटल 60,000 है, पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 65,000, प्रॉफिट एंड लॉस 25,000, स्टॉक 30,000, लोन 10% का 35,000, ट्रेड रिसीवेबल 20,000, ट्रेड पेबल 10,000 और डेफर्ड एक्सपेंडिचर 10,000 एंड बैंक आपके 5,000। इक्विटी 130 आ रही है पर 1,30,000 1,30,000। एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें दिया है कि द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट is 5 year. The pattern of use of assets, even the net realizable value of property plant equipment is 60,000, जबकि उसमें कह रहा है कि 31 मार्च को इतनी वैल्यू है, एंड जो उसकी पैटर्न लाइफ है वो 5 ईयर करीब चलती है, 5 ईयर्स करीब। अब ये क्या है, जो ट्रेडर्स की परचेज है और सेल है वो 4 लाख परचेज एंड 4.5 लाख सेल है, दैट्स गुड। जो उसकी कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू है स्टॉक की वो आ रही है 32,000 एंड 40,000, कोई दिक्कत नहीं। एंड जो एक्सपेंसेस हैं वो 40,900, जिसमें इंक्लूडिंग आपके 3,500 10% ऑफ लोन इंटरेस्ट इंक्लूडिंग दैट, कोई नहीं। जो आपके डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे ओवरऑल 4 ईयर्स में, चलो ये कोई बात नहीं।
आगे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल आपके 25,000 हैं, जो कि 2,000 इज डाउटफुल कलेक्शन फ्रॉम द अनदर 4,000 डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाई टू द कस्टमर्स। कोई नहीं। जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 12,000, वो डिपेंड करता है लाइकली अटेंड 5% डिस्काउंट के साथ। कैश बैलेंस 31 मार्च को 37,400 था। ओके, कोई नहीं। अब जो अर्लियर रीपेमेंट पेनल्टी है वो है 2,500। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि आपको P&L एंड बैलेंस शीट को जो है तैयार करना है, किस में, बोथ केसेस में, एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न और नॉट एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न को। ठीक है, केस 1 केस 2 दोनों लेके चलेंगे। देखो ओपनिंग स्टॉक सेम रहेगा, 30,000 जो था वही रहेगा। क्यों? 30,000 ये वाला लिया, ठीक है, ध्यान रखना। 30,000 ये वाला, तो वही दोनों में सेम रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। परचेज भी 4 लाख रहने वाली है सेम, जो तो बताई थी। सेल भी 4.5 लाख 4.5 लाख सेम रहने वाली है। ओके, नो वन इसे। एक्सपेंसिव भी सेम रहेंगे, 14,900 और 3,500 से नथिंग भी हैपेंड, मतलब कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है। अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की। इसमें 32,000, इसमें 40,000। हाउ इज इट पॉसिबल भाई? इसमें तो सेम नहीं है ना। अब भाई अंतर तो निकालना पड़ेगा ना भाई, कितने से आ रहा है। तो ये आ रहा भैया द कॉस्ट एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक। जो कॉस्ट थी वो 32,000 की और रियलाइजेबल वैल्यू थी वो 40,000। अब जो 40,000 जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो आपको कहाँ पे जा रही है? सेकंड फेज में, मतलब नॉट एज्यूम, अगर हम एज्यूम नहीं करते हैं तो 40,000 में। वहीं अगर हम एज्यूम करते हैं तो वहाँ कितना आएगा आपका? 32,000 रुपये। ठीक है। द कॉस्ट एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो आई थी 40,000 एंड द कॉस्ट इज 32,000। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ खत्म होगी, तो यहाँ पे हमारी फिनिश होती है। एंड देन स्टार्ट। ओके, एक्सपेंसेस भी कवर, सेल कवर, परचेज कवर, ओपनिंग स्टॉक कवर, क्लोजिंग स्टॉक कवर, एंड देन अभी भी नीचे काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, नॉट एट ऑल। कुछ लोग कह रहे होंगे जीपी तो आया ही नहीं इसके अंदर। भाई बात ही P&L की हुई तो क्या करा जाए, जीपी लेके करेंगे क्या। अब बता डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? 13,000 और 5,000। भाई क्या अंतर आ गया इसमें भाई ऐसा खास? देखो इसमें कहा था डेप्रिसिएशन जो है 60,000 है 31 मार्च को, मतलब आई मीन मतलब नो डेप्रिसिएशन, मतलब एक क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब ऊपर कितनी दी थी भाई? वो दी थी 65,000 आपकी, दिखा देते हैं आपको 65,000। ठीक है, तो बच्चे कुछ क्या बैलेंस बचा? डेफिशिएंट का बना 5,000, वो आगे आप कहेंगे 13,000 कैसे आया भाई? एक है इक्वली ऑफ द 5 ईयर्स का था इसका प्लांट का, ठीक है, लिखा हुआ था पीबी रिमेनिंग लाइफ का। तो अब उस हिसाब से अगर आप 5 का डिवाइड लगाएंगे 65 में, तो मेरे ख्याल से 13,000 ही आएंगे। तो वो 37 यहाँ पे, तो मतलब 3,000 13,000 आपका एक्स पर 5 उसके हिसाब से, एंड देन 5,000 इसके हिसाब से। अब तक जो चल रहा है आपका वो यही चल रहा है। नेक्स्ट आता है प्रोविजन ऑफ डाउट, मतलब वही ऊपर 2,000 और 4,000 का चक्कर आया था ना, ऊपर बता था वो टोटल 6,000 आपको केस 2 में दे दिया और 2,000 रुपये इस वाले में दे दिया। अब आता है डेफर्ड। भाई डेफर्ड सबसे बड़ा होता है 2,500 और 10,000। नेक्स्ट नीचे चले आते हैं, देखते हैं क्या होता है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर। अब हमारे जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर वो कितने थे? टोटल 10,000 थे। तो हमने सिंपली केस 2 का 10,000, तो हमें कोई नॉन गोइंग कंसर्न में जाना है, नॉन एज्यूमिंग। ठीक है, होंगे नॉन एज्यूम तो दस अलग दी। अब मान लो एज्यूम कर लेते हैं उस केस में क्या रहने वाला है। ठीक है, अगर मान लो उस केस में हम एज्यूम कर लेते हैं तो वो क्या रहने वाला है, वो सब डेफर्ड वाले चीज़ें क्या क्या रहने वाली हैं, तो वो इन चीज़ों को लेके चलेगा। भाई ये कितना था आपका? 3,000। 10,000 का 4 से डिवाइड लगा दीजिए आप, कितना आएगा? 2,500। तो यहाँ पर टोटल 2,500 जाने वाला आपका, तो वो 2,500 इस तरह से आया। ठीक है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था बट यहाँ पे कवर हुआ नहीं, वो मुझे भी कवर हुआ, देखूंगा तभी तो पढ़ूंगा। अभी क्या है भाई? ट्रेड पेबल्स 600 रुपये, और किस चीज़ के आए भाई? 12,000 रुपये 10% का जो लग रहा था यहाँ पे, ये रहा 12,000 का 12,000 का 5%, सॉरी एक माई मिस्टेक, 12,000 का 5% वो आया आपका 600 रुपये। केस 2 करना, क्योंकि हम नॉट एज्यूमिंग में हैं इस समय, इसलिए एज्यूम करते तो बात अलग होती, बट हम इस समय नॉट एज्यूमिंग में, मतलब हमें कुछ एज्यूम करना ही नहीं है ना, वो उस वाले लेके चल रहे हैं, जैसा है वैसे लिख देंगे, सीधा सिंपल, नॉट एज्यूमिंग। अब पता है नॉन पेरेंट लोन पेनल्टी, तो भाई एज्यूम कर नहीं रहे तो लोन पेनल्टी हम ले लेंगे,
2,500 की जो लोन पेनल्टी थी वो भी हमने अपने नाम पे पे दी। तो अब हमारा जो बचा कुछ है, अब आप एनपी निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा एनपी आ गया 19,600, 22,200। अब आते हैं बैलेंस शीट की ओर। कैपिटल सेम 60,000 60,000। अब भाई देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में अंतर आएगा क्योंकि वहाँ पे था 60,000, यू नो वेरी वेल। तो मतलब क्लोजिंग वैल्यू, तो क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे 60,000 ले ली। अब भाई वहीं 65 में से दे जाएगा तो कितना, 52,000। तो यहाँ पे आएगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वही वैल्यू। नेक्स्ट आता है स्टॉक और ट्रेड, मतलब वहाँ पे आपको बताया था नेट रिलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट, तो वो सब यहीं पे आ गई 32,000 और 40,000 से। अब आता है यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल वैल्यूज लेस देन प्रोविजन। थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्या है ट्रेड रिसीवेबल हमारे, कितने थे भाई, 20,000 थे भाई साहब। अब यहाँ कितने कितने आ रहे हैं देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल हमारे 20,000 थे, अब यहाँ कितने आ रहे हैं, 23,000 और 19,000। बट हाउ इज इट पॉसिबल भाई, एक में बढ़ गया एक में घट गया। चलते हैं देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल ये क्या था कि 31 मार्च को हमारे जो थे 25,000 थे, जिसमें से 2,000 एक डाउटफुल थे। ठीक है, तो 25 में से 2 कितने बचे भाई, टोटल 23,000। मान लिया एज्यूम दैट, भी करना पड़ेगा, क्या करोगे, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो टोटल तो नीचे जो आया भी 23 है, तो वो तो 25 माइनस 23 करके आया। ठीक है, तो आपका आ गया 23,000। आपका हो गया 19,000 कैसे आ रहा है, क्या 20,000 नहीं सकते थे हम ऊपर से, जो 27 दिखा रखा है उसको ले सकते थे ना हम साइड में, तो बस 19,000 कैसे आ रहा है। आप मुझसे भी क्वेश्चन करोगे भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको क्वेश्चन करना जायज़ है। हाँ, और क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा सा डाउट में हूँ उस समय, बिकॉज ऑफ द 1,000 की रिगार्डिंग। हाँ हाँ, मैं भी डाउट में हूँ भाई, ऐसा कुछ नई बात थोड़ी नहीं है भाई, चीज़ों को समझना अच्छी बात होती है, बट ये सोचो कि समझ में आएंगी नहीं तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। चलो तब तक इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं। नेक्स्ट डेफर्ड एक्सपेंडिचर, देखो क्योंकि अब कुछ 4 साल में कवर हुआ था, अब 1 साल तो हट गई ना, तो बच्चे कितने 10,000 में से 7,500, और यहाँ सारे केस में पूरे के पूरे घटाई दिए थे 10,000 की 10,000, तो वो आने नहीं है। वहीं सेम ट्रेड पेबल वही कितने रहेंगे 12,000, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट वहीं पे उसे 5% का वो मिल गया है, तो वहीं पे आ जाएगा आपका कितना 11,400। और यहाँ 35,000 क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2,500 रुपये इकट्ठे कर दिए थे ना, 10% ऑफ लोन टैक्स रीपेमेंट के नाम से, वो तब वो, और क्योंकि हमने यहाँ पे पी में लिए हैं ढाई, तो वो यहाँ पे भी बढ़े होंगे देन ऑब्वियसली। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही यहाँ पे आ चुका है, पी एंड एल के जो प्रॉफिट आता है दोनों को बोल लिया। क्यों, आप कह रहे हो क्या ऐसा, तो 19,600 मतलब 22,200 तो ये बढ़ कैसे गया भाई, पुराने ईयर का पी एंड एल मिलेंगे ना, प्रॉफिट जो आ रहा था 25,000, तो वो भी लेके चलेंगे इसमें। अभी भी आप करोगे कि भैया आपने 20,000 का वो 1,000 बताया नहीं, कैसे 19,000 कैसे आ रहा है। हाँ बात तो सही है भाई, मुझे बताना चाहिए क्योंकि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू बताने की है भाई साहब, यही कहिए कुछ ना कुछ जो मुझे डाउट कर रहा है। कैश बैलेंस और 37,100, डिड यू नो, देखो कैश बैलेंस दोनों का आ गया 37,100 और 37,100। ट्रेड रिसीवेबल, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो भी चीज़ छुपी है वो इसी के अंदर छुपी है, एंड इसी लाइन्स के अंदर, इसी लाइन के अंदर छुपी है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अब देखो एक ये भी हो सकता है करेक्शन एफ अनदर में कि 25,000 माइनस 2,000 कितना होगा 23,000, बट डिपेंड करता है उसके री इंश्योरेंस में भी, जो कि 4,000 का वो लेस करता है, देन आएंगे आप कहेंगे 19,000। तो इस तरह से आपका 19,000 भी यहाँ पे कवर होता है। और आपकी ये बैलेंस शीट का पहला जो पड़ा था यहाँ पे, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 या इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो था कवर कर लिया। अब बात आते हैं एक्चुअल बेसिस पे, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो भी रेवेन्यू ऑन कॉस्ट जो होती है वो एक्यूड होती है। ठीक है, उसको इकोनॉमिक्स किया था उनके अर्न, मतलब अर्नड एंड इनकर्ड के हिसाब से, जो भी एंड मनी रिसीव होती है और पेड होती है वो, जिनको रिकॉर्ड किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर द विच रिलेट करता है फर्दर द सेक्शन 128 और द कंपनी 2013, मतलब कंपनी 2013 के सेक्शन नंबर 128 में और सेक्शन 1 में इसको कवर किया गया। ठीक है,
कि मैंडेटरी है कि भैया आपको कंपनीज को अपने जो मेंटेन ऑफ अकाउंट है एक्ट बेसिस पे करने पड़ेंगे। मतलब कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया आपको कंपनी जो है उनको एक्ट बेसिस पे अपने कंपनीज ऑफ अकाउंट तैयार करने पड़ेंगे। मतलब ऊपर गोइंग इन कंसर्न कहाँ गया गया, क्योंकि यहाँ कंपनी 2013 सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 यहाँ पे आके लग चुका है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्सप्रेस दैट एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग हैज बीन फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, मतलब ये कोई नेसेसरी नहीं कि जो भी एक्सप्रेस किया जाए एज पर द एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग हैज बीन फॉलोड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन केस अगर कोई इनकम एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज हुई कैश बेसिस पर उसको भी इनफैक्ट लिया जाता है। लेट्स लेके चलते हैं, एक हमारा ट्रेडर है जिसने परचेज किया है 50,000 का, उसको बेच दिया कितने में, उसने मतलब एक आर्टिकल ही खरीदा 50,000 में, आर्टिकल भी खरीदा 2,000 में, उसने सोल्ड कर दिया भाई 50,000 वाले को भाई 60,000 में इन कैश, ओके। एंड उसने आर्टिकल बी को बेच दिया कितने में, 2,500 में। एंड ओवरऑल बचा उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो दिखाएंगे, कुछ नहीं। अब देखो इसमें तो अलग अलग बेसिस पे बनाएंगे। पहला 60 to 50,000 मतलब 10,000 प्रॉफिट, 25 और 2 माइनस 500 प्रॉफिट। देन अब बात आती है दोनों को प्लस करके दिखाने की, तो वो दोनों को प्लस करके दिखा देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों को अलग अलग करके दिखाया, 60 ऑन परचेज 2, ठीक है, तो 58,000 और यहाँ पे आ गया 27,500 लॉस, मतलब अलग अलग करके दिखाया है ना, क्योंकि आर्टिकल ए 50 में, आर्टिकल ए 60,000 में, पता नहीं क्या करवाते हैं। और दूसरा होता है एक्चुअल बेसिस पे, जिसमें जो सेल था उसे प्लस कर लिए, परचेज को प्लस कर लिए, एज पर एज जो आपका प्रॉफिट था वो भी प्लस होके आ गया। ये आता है कैश बेसिस पे, ऊपर दिखा है कैश बेसिस अकाउंटिंग और नीचे लिखा है एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग। तो मेनली अकाउंट बेसिस अकाउंटिंग पे ही चलते हैं। आपका अगला कंसिस्टेंसी, जिसमें एज्यूम किया था जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो कंसिस्टेंट है फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड, वो सही सलामत चलती रहे टाइम टू टाइम, ऐसा ताकि कि हम कोई छेड़छाड़ ना करें। द कंसिस्टेंसी इंप्रूव करता है हमारी कंपेटेबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि थोड़ा टाइम डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी हम एनी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं या चेंज कर काम करते हैं, उस केस में हम यहाँ पे लेके चलते हैं स्टैट्यू या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, और डिपेंड करता है उनके मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। ओके, अभी तक के पार्ट 1 में हमने काफ़ी अच्छी लंबी वीडियो बना ली है, ठीक है। चैप्टर 2 थोड़ा लंबा भी होने जा रहा है मेरे ख्याल से शायद, तो इसलिए अब पॉइंट नंबर 7 से जो स्टार्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।